14 सितंबर मनाया जाता है हिंदी दिवस के रूप में। हिंदी हमारी मातृभाषा है और ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि अपनी मातृभाषा को समेट के रखें, पिरो के रखें और उसको विश्व स्तर पे प्रसिद्ध करें। आज हमारे साथ इसी विषय में चर्चा करने के लिए एक ऐसे खास मेहमान हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदी भाषा एवं अन्य भाषाओं को समर्पित किया। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर मोतीलाल गुप्ता, जिन्हें आदित्य के नाम से जानते हैं। वो एक निदेशक एवं संस्थापक हैं वैश्विक हिंदी सम्मेलन के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। हिंदी भाषा की बात हो रही है और आपका योगदान अतुल्य है। आपने बहुत कुछ दिया है हिंदी भाषा को। वैश्वीकरण का ज़माना है, हर तरफ बदलाव हम देख रहे हैं। अगर आज़ादी के समय की बात करें 1947 से लेके आज तक हिंदी भाषा में भी काफ़ी तरह के उतार चढ़ाव, काफ़ी परिवर्तन, काफ़ी मिश्रित हो गई और उस समय जो हिंदी भाषा बोली जाती थी आज शायद वैसी नहीं है। तो इस हिंदी के सफ़र के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाषा कोई भी हो, वो नदी के पानी की तरफ बहती हुई है जो समय और स्थान के साथ अपना स्वरूप बदलती है। जी। भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, सब संपन्न भाषाएं हैं। जी। हिंदी का महत्व इतना है कि वह राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े पैमाने पर बोली जाती है और उससे भी ज़्यादा समझी जाती है। जी। जी। और इसी बात को समझते समय, जैसे आपने कहा, स्वतंत्रता संग्राम के समय जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जितने महापुरुष थे, गांधी जी जैसे जो अहिंसावादी थे या क्रांतिकारी थे, सभी ने यह कहा कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा होगी। जी। इस पर कोई असहमति कहीं पर नजर नहीं आती है। जी। चाहे विनोबा भावे और गांधी जी जैसे अहिंसावादी हों, चाहे हमारे वीर सावरकर और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी हों, सभी ने उसको स्वीकार किया। जी। लेकिन जब संविधान बना तो राष्ट्रभाषा शब्द की जगह पर राजभाषा शब्द आ गया। जी। राजभाषा का मतलब हुआ कि सरकारी तंत्र की भाषा, राज्यों में राज्य की भाषा और संघ के स्तर पर, भारत के स्तर पर हिंदी को राजभाषा बनाया गया। जी। ये एक दूसरा फेज आया। लेकिन जो संविधान निर्माताओं ने या स्वतंत्रता सेनानियों ने सोचा था कि आगे चलकर हमारा सारा काम राज्यों में राज्यों की भाषाओं में और देश के स्तर पर भारत की भाषा में, हिंदी में होगा, वैसा हो नहीं पाया। क्योंकि आगे चलकर उसमें अंग्रेजी को राजभाषा अधिनियम के माध्यम से सह राजभाषा के तौर पर ले लिया गया और 67 में उसको लगभग स्थायी रूप दे दिया गया। और नतीजा ये हुआ कि आज आप देख रहे हैं कि अभी भी अंग्रेजी का वर्चस्व है। जी। सच डॉक्टर साहब, ये कहीं ना कहीं लोग ये सोचते हैं कि वैश्वीकरण की वजह से हमने अंग्रेजी को अपनाया, लेकिन आप किसी और देश को देखें, आप चाइनीज़, किसी भी आप चाइनीज़ डिप्लोमेट से भी मिलेंगे तो वो हमेशा चाइनीज़ में ही बात कर रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ कि हमारे सारे डॉक्यूमेंटेशन इंग्लिश में हुए, जबकि अन्य देश जो हमसे कहीं ज़्यादा ग्लोबलाइज्ड हैं वो अपनी भाषा को ही अभी तक समेट के रखें? देखिए, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि हमें गुलामी के जितने भी तत्व हैं उनसे छुटकारा पाना होगा, जो शायद हम पहले नहीं पा सके। जी। और विश्व स्तर पर हम अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा का प्रयोग करें समझ में आता है। जी। लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपना काम करने के लिए मैं बैंक में जाऊं तो मुझे अंग्रेजी क्यों आनी चाहिए? मुझे बीमा करवाना है तो मुझे अंग्रेजी क्यों आनी चाहिए? मुझे अदालत में न्याय पाना है तो मुझे अंग्रेजी क्यों आनी चाहिए? तो ये सब विषय हैं जिन पर अब विचार होने लगा है। लेकिन अगर आप एक विडंबना देखें, आज़ादी के समय भारत में 1% लोग भी अंग्रेजी नहीं जानते थे ढंग से, और वो भी धारा प्रवाह वाले तो और भी कम होंगे। जी। लेकिन जिस प्रकार की नीतियां अपनाई गई, हम जब 1986 में दिल्ली विश्वविद्यालय में थे तब भी एमए तक की पढ़ाई आमतौर पर हिंदी में होती थी। जी। जी। लेकिन गांव तक और नर्सरी तक अंग्रेजी माध्यम पूरे देश में पहुंचा दिया गया। और जो बात हिंदी की ही नहीं, सभी भारतीय भाषाओं के साथ, आज महाराष्ट्र में मराठी में पढ़ाई नहीं होती, गुजरात में गुजराती में नहीं होती, बंगाल में बांग्ला में नहीं होती, तमिलनाडु में तमिल में नहीं होती। पूरे देश का अंग्रेजीकरण होता चला गया। अब उसके पीछे क्या कारण रहे, एक अलग या सरकार की जो नीतियां थी, हम बात करते रहे हिंदी की, हिंदी के नाम पर गाते रहे, खाते रहे, कमाते रहे और नीचे से अपनी भाषाओं का जो कालीन वो हटाते रहे। जी। लेकिन अब जो बहुत बड़ा परिवर्तन उसमें आया है वो आया है
नई शिक्षा नीति के जी, बाद। अब जी, ये हाँ। पूछने वाली थी कि सरकार ने कई सारे मेजर्स लिए हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी ये चीज़ है हमारी कि हर एक शिक्षक, हर एक छात्रा को या फिर स्टूडेंट को बचपन से ही अपनी दो मातृभाषा आनी चाहिए। जो भी हमारे 22 लैंग्वेजेस जो दर्ज हैं हमारे लॉ में, तो वो भाषा हमें आनी चाहिए। तो क्या एक प्रभाव रहेगा, जैसा कि पहले किसी भी आपने बताया कि लोगों को इतनी इंग्लिश या अंग्रेज़ी भाषा आती नहीं थी और हिंदी में ही वार्तालाप होता था ज़्यादा, तो आज के ज़माने में हम देखते हैं कि यूथ अंग्रेज़ी में ज़्यादा बात करते हैं और अन्य लैंग्वेजेस में भी। बट तो क्या एक इम्पैक्ट रहेगा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का लोगों पर, यूथ पर स्पेशली? क्या हम वो प्राचीन समय में वापस चले जाएंगे, वैसा ही हो जाएगा माहौल? ये प्राचीन की बात नहीं है, मैं तो इसको आधुनिक मानता हूँ उस चीज़ को। जी, बिल्कुल आधुनिक। दुनिया में कोई भी ऐसा विद्वान नहीं हुआ आज तक जिसने ये कहा हो कि विदेशी भाषा से पढ़ाई की जा सकती है। बिल्कुल। उस दृष्टि से जो है, नई शिक्षा नीति समिति के जो अध्यक्ष थे कस्तूरी रंगन जी, जो कि इसरो के एक्स चेयरमैन थे, उन्होंने उसको तैयार किया और उन्होंने ये बात कही कि सबसे महत्वपूर्ण भाषा है मातृभाषा। जी। और उन्होंने उसमें 3 भाषाओं की बात की। पहली बात तो उन्होंने ये कहा, किसी भी बच्चे को 8वीं तक कम से कम मातृभाषा में पढ़ाओ। मातृभाषा यानी कोई भी, जिस भी वो रीजन में है, अगर कोई तमिलनाडु में है तो तमिल, कोई कर्नाटक में है तो कन्नड़। उनका एक विजन था कि कोई भी व्यक्ति जो है, ऐसा जरूरी नहीं है उसके अंदर भी, वो भी जरूरी नहीं है। अच्छा, वो भी उन्होंने कहा कि मातृभाषा में उसको पढ़ाई मिले, राज्य की भाषा उसमें हो सकती है, और वो भी नहीं तो कम से कम 5वीं तक तो उसको पढ़ाओ, ताकि उसकी रटने की बजाय उसकी जो मौलिक समझ है वो बढ़े। वो नई शिक्षा नीति में लाई गई। और दूसरा, आपको पता है कि हमारे देश में भाषा की राजनीति बहुत चलती है। हम पर हिंदी थोपी जा रही है, फला भाषा थोपी जा रही है, संघर्ष होता है। तो नई शिक्षा नीति में एक बहुत अच्छा काम किया गया, कोई भाषा अनिवार्य नहीं है। जी, हम देख रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, लेकिन भाषा टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो टेक्नोलॉजी में भी कहीं ना कहीं एक अंग्रेज़ी का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। तो बचपन से अगर किसी भी स्टूडेंट ने हिंदी भाषा में ही पढ़ाई करी है तो आगे चल के उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम या समस्या होती है, क्योंकि आगे चल के तो उसको पढ़ाई टेक्नोलॉजी की अगर उसे करनी है तो वो इंग्लिश में है, अंग्रेज़ी में है। उस पर आता तो हूं। क्या वो मैं डिफरेंस? इसी में पहले प्रश्न का उत्तर पूरा कर दूं, उसमें ही उत्तर आ जाएगा। जी। उन्होंने कहा कि आपको 2 भारतीय भाषाएं पढ़नी है। जैसे कि मान लीजिए मैं कन्नड़ हूं, मैं तो जाहिर है कि मैं पहले अपनी मातृभाषा कन्नड़ पढ़ूंगा। दूसरी भारतीय भाषा अगर मुझे लेनी हो तो कौन सी लूंगा, जो पूरे देश में बोली जाती हो। हालांकि छूट है, वो चाहे तो कन्नड़ के साथ में तमिल और बांग्ला कोई भी ले सकता है। 2 भारतीय भाषाएं, और तीसरी भाषा के तौर पर वो कोई अन्य भाषा ले सकता है। जाहिर है कि लोग अंग्रेजी लेंगे। तो अंग्रेजी नहीं आएगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अंग्रेजी को उसमें बिल्कुल नकारा नहीं गया है। लेकिन हमारी जो प्राचीन भाषा, हमारी हिंदी जो भाषा है, उसको अपनाने का, हमारी मातृभाषा को अपनाने का, ये अपनी भाषाओं को अपनाएं और साथ में देश विदेश के ज्ञान के लिए अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा को भी पढ़ें। और जरूर हम जर्मनी भाषा पढ़ें हम। तो तभी 3 भाषाएं आप चुन सकते हैं। तो ये जो जितना एक विवाद रहता है कि हमें एक ही भाषा पढ़नी है, हम दूसरी क्यों पढ़े, जब ऐसी ही एजुकेशन पॉलिसी हो गई जहां आप 3 भाषाएं पढ़ सकते हैं, तो ये सभी के लिए सरल होगा। और छूट दे दी गई है, आप जो मर्जी भाषा पढ़ें, चुन सकते हैं। 2 भारतीय और एक अन्य में अंग्रेजी लोग लेंगे। अन्य में ही आनी चाहिए। कोई ऐसी भाषा हो तो उसको अन्य में ही रखना चाहिए। भाषा टेक्नोलॉजी की हमने बात करी और इस विषय पे भी काफ़ी चर्चा हो रही है। तो भाषा टेक्नोलॉजी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दुनिया में सब काम आज टेक्नोलॉजी से हो रहे हैं, और भाषा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी नहीं लाएंगे तो हो नहीं सकता। सबसे बड़ी जो चीज़ होनी चाहिए भारतीय भाषाओं के लिए, आप देख रहे हैं कि सारे बच्चे मोबाइल पर और सब जगह पर हिंदी को रोमन में लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? बांग्ला को रोमन में लिख रहे हैं कि हमने कभी पढ़ाया ही नहीं उनको, हमने कभी सिखाया नहीं। हमारे लिए कंप्यूटर का मतलब सिर्फ इंग्लिश होता है। जबकि कोई भी बच्चा जो इन स्क्रिप्ट हमारी है, अब तो बोलकर करने वाली भी है और अंग्रेजी के माध्यम से भी हम टाइप कर, सब सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन कोई बच्चों को पढ़ाए तो सही। तो सबसे जरूरी ये है कि देश के सभी स्कूलों में मिडिल क्लास लेवल पर कम से कम उनको ये बता दिया जाए कि कैसे हिंदी में टाइप करना है, और जो हिंदी में टाइप करने की विधि है वही बांग्ला, तमिल, सारी भारतीय भाषाओं के लिए एक ही तरीका है।
तो किसी भी भारतीय भाषा में आप टाइप कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। जी। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे लिए हिंदी का मतलब खाली टाइपिंग और ट्रांसलेशन है, नथिंग एल्स। आप मुझे बताइए, जितने बैंकों में, कंपनियों में जाते हैं, वहाँ काम किससे होता है? वो होता है ERP सॉल्यूशन से, एंटरप्राइज रिसोर्स प्रोग्राम। जी। उसमें आप फीड करते हैं, सब कुछ सामने आ जाता है, उसी में एंट्री करते हैं। आज भी हमारे यहाँ पर ERP सरकारी कंपनी, बैंक या प्राइवेट मूलतः अंग्रेजी में है, जिसके कारण हमारी भारतीय भाषाओं का प्रयोग नहीं हो पा रहा है। हमें उसमें काम करने की जरूरत है। हमारी वेबसाइट्स, चाहे वो इनकम टैक्स, एक्साइज जो उसमें ट्रांजैक्शंस होते हैं, या दूसरी वेबसाइट, आज भी ज़्यादातर वे केवल अंग्रेजी में हैं। अगर हिंदी में कहीं पर हैं भी तो वो पूरी तरह चलती नहीं है। तो उस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। मैं हमारा समझता हूं। कीबोर्ड ही इंग्लिश में है, तो हम इंग्लिश में ही टाइप कर पाते हैं, इंग्लिश में ही जब उसी सब कुछ हो रहा कीबोर्ड है। से अगर आपको पता हो किस की पर क्या है, हाँ जी। बड़ी आसानी से आप हिंदी में टाइप कर सकते हिंदी हैं। में बहुत टाइप कर आसान है वो, सकते लेकिन हमें सिखाया नहीं गया तो हमें पता नहीं है उसके बारे में। और एक और चीज़ डॉक्टर साहब, बहुत मिश्रीकरण भी हुआ है भाषा का। आजकल इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं लोग, और हिंदी भाषा में भी कई उर्दू शब्द आ गए हैं जो हमें लगता है कि वो हिंदी का ही हिस्सा है। इस मिश्रीकरण के बारे में देखिए, दो बातें हैं बड़ी, कि भाषा, जैसे मैंने पहले कहा, कि जैसे जैसे आगे बढ़ती है, जिनके संपर्क में आती है उनके शब्दों को लेती है। ये पूरी दुनिया में भाषा की स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ पर जब इस्लामिक देशों के लोग आए, ईरान से और तमाम देशों से आए, तो हमने उनकी भाषा के शब्द हमारे यहाँ मिल गए जी। और वो हिंदी का हिस्सा हो गए। जी। और पिछले मैं कहूँ कि 70-75 साल में अंग्रेजी का जो प्रभाव बढ़ा, तो उसके कारण अंग्रेजी के शब्द ज़्यादा आने लगे, और नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजी हमारी भारतीय भाषाओं पर इतनी हावी हो गई कि हमने अपनी भाषा को हिंग्रेजी कहना शुरू कर दिया। जी। और कहने का मतलब यह है कि उसमें जो है सर्वनाम, संज्ञा वगैरह को छोड़ दें तो सब कुछ अंग्रेजी का। जी। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जी। और आपने विद्यार्थी जीवन से ही इसकी शुरुआत कर दी थी कि कैसे समाज में और इन जनरल लोगों में कि हिंदी भाषा का उपयोग ज़्यादा हो, इसकी शुरुआत कर दी थी। तो आपने मुंबई हिंदी कॉन्फ्रेंस की भी स्थापना करी थी, साथ ही जो कि आगे चल के ग्लोबल हिंदी कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना देखिए, जाता हमारे है। वैश्विक हिंदी सम्मेलन की स्थापना, जैसा कि मैंने बताया, मैं राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय में था, और मैंने देखा है तो सरकारी तंत्र तक सीमित है। अगर हिंदी और भारतीय भाषाओं को हमें सभी स्तरों पर ले जाना है तो निजी क्षेत्र को भी लेना पड़ेगा, सभी स्तरों पर बढ़ानी पड़ेगी। और उसके लिए मैंने देश दुनिया के बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को जोड़ा है उसमें। मेरा एक ईमेल देश दुनिया में 15,000 लोगों तक पहुंचता है, और उसमें भारतीय भाषाओं को लेकर जो भी काम हो रहा है, जो प्रगति हो रही है, जो मुद्दे हैं शिक्षा में, टेक्नोलॉजी में, या न्याय के क्षेत्र में, क्योंकि आज भी हमारे देश में न्यायालयों का काम, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, केवल अंग्रेजी में है। 4 न्यायालयों को छोड़ दें, और उन 4 न्यायालयों में भी बड़ी मुश्किलें हैं। वहाँ पर भी हिंदी लागू होने के बावजूद नहीं हो रहा है। आज हमारे लोअर कोर्ट्स में भारतीय भाषाएं हैं, लेकिन वो कहने को हैं। वहाँ पर भी आप दिल्ली में ही चले जाइए, आप किसी अदालत में आपको सारे डॉक्यूमेंट इंग्लिश में मिलेंगे, और वहाँ पर भी भले ही वो आपकी बात को हिंदी में सुन लें, लेकिन ज़्यादातर काम अंग्रेजी में हो रहा है। कुल मिलाकर ये कि न्याय उन लोगों के लिए है जो अंग्रेजी जानता तो हो। परिवर्तन कैसे आएगा डॉक्टर साहब? उसके लिए बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। जैसे कि मैंने अभी बताया, इस समय पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों, निर्णय जो हैं, मुख्य भाग, वो करीब 12 भाषाओं में उनका निर्णय जो है वो अनुवाद करके वेबसाइट पर डाला जा रहा है। उच्च न्यायालयों में भी इस प्रकार की शुरुआत हो गई है। और इस समय पर करीब 6 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपनी राजभाषा में मांग की है। उसमें कुछ समस्याएं थी, सरकार ने एक ऐसा निर्णय ले लिया था कि उसमें कहा था कि जब ऐसा मामला आएगा तो सर्वोच्च न्यायालय से पूछेंगे। सर्वोच्च न्यायालय है कि मानता नहीं। अब उसमें ये परिवर्तन लाया जा रहा है कि वो संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है तो उसको हटाया जाए। जिस दिन वो हटेगा, क्योंकि संसदीय समिति शायद सिफारिश कर चुकी है उसकी, तो फिर ये रास्ता खुल जाएगा। कहीं ना कहीं बदलाव की लहर आ बहुत चुकी तेजी है। से और बदलाव। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई भारतीय भाषाओं में शुरू हो गई है। भारतीय भाषा समिति और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के माध्यम से बड़े पैमाने पर इंजीनियरिंग, मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन की किताबें भारतीय भाषाओं में तैयार की जा रही हैं। मध्य प्रदेश में तो MBBS भी हिंदी में शुरू किया गया है, डॉक्टरी की पढ़ाई भी हिंदी में, इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की गई है, राजस्थान में भी की गई है,
कई अन्य राज्यों में। तो कहीं ना कहीं आप जैसे महान लोगों की मेहनत है, आपने जैसे पूरा जीवन समर्पित किया, आप जैसे बहुत लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, जो आप कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार।